बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से मुतल्लिक, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हवाले से और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से तीन बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीनों ख़बरों में जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि हुकूमत का चीफ जस्टिस को रिलीफ देने का बड़ा फ़ैसला, ये क्या मामला है, ये भी इस सारी डिटेल में कवर हो जाएगा। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने क्या ख़बर दी है, क्या उन्होंने वजाहत की है, ये भी उसी डिटेल में तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने दूसरा बड़ा क्या फ़ैसला किया है, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी खुशखबरी है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हमारी ख़बरें हैं, उन ख़बरों से प्रोग्राम का वीलॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने क्या बड़ी ख़बर दी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स आई थी, जिन्हें आम फहम ज़बान में हम रेफरेंस भी कह देते हैं, दीगर लोग भी रेफरेंस कह देते हैं। तो पहले तो ये फ़र्क आपको बता दें, क्योंकि ये फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। अगर नाज़रीन कोई हुकूमत की तरफ से बज़रिया वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के साथ सदर मुमलिकत के ऑफिस के ज़रिए अगर कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के ख़िलाफ़ आता है, ख़ां वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, ख़ां वो किसी हाई कोर्ट के जज हों, उसे रेफरेंस कहा जाता है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट सिटीज़न ने, किसी सरकारी मुलाजम ने या किसी भी बंदे ने किसी जज के ख़िलाफ़ कोई शिकायत की हैं, कोई शिकायत की है, कोई इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है। और वो रेफरेंस तब बनती है कंप्लेंट जब उसकी वेरिफिकेशन होती है, जब उसकी सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो कि जुडिशल काउंसिल का रुकन हो, उसकी स्क्रूटनी करता है और इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस कंप्लेंट में मवाद मौजूद है, जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो इल्ज़ामात प्राइमा फेशाई बातिल नज़र में ठीक लगते हैं, तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। तो आपको मालूम है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई थी। तो उसका जो इब्तदाई प्रोसेस था कि उसकी वेरिफिकेशन की जाए कि ये शिकायत भेजने वाले कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और उनके कवायद क्या हैं, तो तमाम चीज़ें इकट्ठी कर ली गई थी। और जो रेफरेंसेस आए थे, जैसे मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आई थी, माजरत के साथ फिर हम वही रेफरेंस क्या देते हैं, जो कंप्लेंट्स आई थी, उन कंप्लेंट्स की वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तीसरे सीनियर जज हैं, पहले तो काजी फ़ाइज़ा साहब हो गए, दूसरे हैं सरदार तारिक मसूद साहब, उन कंप्लेंट्स का जायज़ा लेने के लिए, उनमें लगाए गए इल्ज़ामात की स्क्रूटनी करने के लिए मामला जो है वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब को भिजवा दिया था। ये जब मामला भेजा गया सरदार तारिक साहब के पास, तो उस वक्त भी कुछ ये आवाज़ें हमारे सहाफ़ियों के अंदर से उठी और कुछ तजियाकारों ने भी कहा कि ये तो पहले भी मतलब इजलास बुलाने के हवाले से सरदार तारिक मसूद साहब ने ख़त लिख दिया था, तो अब स्क्रूटनी इन्हें दी गई है, तो ये स्क्रूटनी में तो पॉजिटिव ही आएगा, नतीजा नेगेटिव आएगा नहीं कि इसमें एलिगेशन के अंदर मवाद है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। तो अभी 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीद रहमान साहब की जो ओथ टेकिंग थी, यहाँ पे सेरेमनी जो की गई थी कि वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस का उन्होंने हल्फ उठाया था, तो उस दौरान जो इंटरेक्शन हमारी किसी एक जज साहब के साथ हुई, वो मैंने जो सवाल पूछा था वो सरदार तारिक साहब से पूछा था। उनसे पूछा कि ये सर स्क्रूटनी कितने दिनों में मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसी हद तक रखना चाह रहा था कि कितने दिनों में आप स्क्रूटनी मुकम्मल कर लें, क्या इसमें कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोई रूल्स हैं कि इतने दिन के अंदर आप मुकम्मल करेंगे ये ज़िम्मेदारी जो आपको सौंपी गई है। तो सरदार साहब ने कहा कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं है, और साथ में उन्होंने एक और बात की भी वजाहत कर दी कि ये जो मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, मैं मेरिट पे देखूँगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखूँगा, तमाम शिकायत को देखूँगा, और अगर उसमें सब्सटेंस नहीं हुआ तो मज़ीद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हुए तो वो भी मंगवाऊँगा। यानी उन्होंने कहा कि अगर मैं मुतमिन ना हुआ इन तमाम कंप्लेंट से, तो उसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो वो तमाम डिटेल भी मांगी जाएंगी, फिर इसके हवाले से कोई फ़ैसला किया जाएगा। यही नहीं होगा कि वो कंप्लेंट्स मेरे पास आएँ और मैं फ़ौरी तौर पे कह दूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लें। तो ये सरदार साहब ने बड़े वजाहत के साथ ये कह दिया है कि वो बिल्कुल इन चीज़ों की स्क्रूटनी करेंगे, मेरिट पे करेंगे और ट्रांसपेरेंसी उसमें रखी जाएगी। तो ये जो तासर लोग दे रहे थे वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरी जो नाज़ी ख़बर है कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को हुकूमत का रिलीफ देने का फ़ैसला, अब ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर कर लें। वैसे नाज़रीन एक और ख़बर भी है 3 गिरफ़्तारियों के हवाले से, बल्कि 4 गिरफ़्तारियों के हवाले से। एक तो परवेज़ इलाही साहब, जिन्हें
कल रिहा किया गया और फिर गुजरांवाला के एक और मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। आज उन्हें मकामी जो अदालत है गुजरांवाला की, वहाँ पे पेश किया जाएगा। जब हम वीलॉग रिकॉर्ड करें तब तक तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। हो सकता है जब आप प्रोग्राम देख रहे हों परवेज़ इलाही साहब को अदालत में, मुतल्लिका अदालत में पेश किया जा चुका हो, उनके फिजिकल रिमांड का भी फैसला हो चुका हो। लेकिन इसी असना में जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो परवेज़ इलाही साहब के पॉलिटिकल तर्जुमान हैं, सियासी तर्जुमान इकबाल चौधरी साहब, उन्हें गुजरांवाला में वहीं अदालत के आगे पीछे जो है जहाँ पे परवेज़ इलाही साहब को पेश करना है मुतल्लिका अदालत में, वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक गिरफ़्तारी तो नाज़रीन ये हुई है। दूसरी गिरफ़्तारी नाज़रीन हुई है फ़रद फ़ारूक साहबा, MP हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की। जिन्ना हाउस कोर कमांडर लाहौर पे हमले के इल्ज़ाम में जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, उस इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और एक सेल्फ़ी भी मीडिया के ऊपर चली है जिसमें देखा गया है कि वो कोर कमांडर घर के अंदर मौजूद हैं और कुछ PTI के कारकुनान के साथ तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई, वो भी सोशल मीडिया पे चली है। इसके अलावा एक और अवैस मुश्ताक नामी PTI के कारकुन हैं जिन्होंने वहाँ पे जो कोर कमांडर की जिसने वर्दी पहन रखी थी उसके साथ सेल्फ़ी बनाई थी, तो वो अवैस मुश्ताक को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी तरीके से एक चौथी नाज़रीन गिरफ़्तारी भी हुई है। GHQ रावलपिंडी में हमले के इल्ज़ाम में एक और मुलज़म को, जो कि पेट्रोल पंप बनाकर जो है वो GHQ के ऊपर फेंक रहा था, दाग रहा था, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है वीडियोज़ की बुनियाद के ऊपर, फुटेजेस की बुनियाद के ऊपर। यानी किसी के ऊपर ऐसे हाथ नहीं डाला गया, तमाम शवाहिद होने के मतलब दस्तयाब होने के बाद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद, जो कि हमने आपके साथ एक ख़बर भी शेयर की थी, दोबारा उसको दोहरा देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि किसी ज़िम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा जो मिलिट्री इमलाक पे, तनसीबात पे जलाओ गिराओ या हमले का ज़िम्मेदार होगा, मुलज़म होगा, और किसी मासूम को इस सारे मामले में लपेटा नहीं जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, खाम खामे कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि हाथ भी नहीं डाला जाएगा। तो इसलिए कुछ कमेटियां बनी थी, मैंने आपको बताया था कि KPK में और पंजाब में, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के भी अफसरान होंगे, फौज के अफसरान होंगे, जिसमें होम डिपार्टमेंट के होंगे, मुतल्लिका सूबों के, प्रोसिक्यूशन के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे। तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा के कि इसमें शफाफियत को मुलूज़ खातर नहीं रखा गया, इस सारे प्रोसेस को सबूताज नहीं किया जा सके। तो ये कुछ चेक्स भी लगा दिए गए हैं ताकि मासूम बच सकें और गुनाहगार जो हैं वो किसी तरीके से इस अपने जुर्म से न बच सकें। तो एक तो नाज़रीन ये खबर आपके साथ। अब आ जाते हैं कि हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है और इस फैसले से जस्टिस बंदयाल साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्हें कैसे रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन आपको याद है कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से बनाया गया था, उसको चैलेंज किया गया। ज़्यादा लंबी इस पर हमने डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करनी। वो चैलेंज हुआ और उस पर हुक्म इम्तना दे दिया गया। उस केस की जो आखिरी समाअत हुई है नाज़रीन 1 जून को, उसमें अटॉर्नी जनरल ने आके अदालत में ये कहा है कि हुकूमत जो है, ये जो 2 कानून हैं, एक चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से जो बनाया गया, और जो दूसरा कानून है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स के नाम से बनाया गया है, इन दोनों कानून में कुछ चीज़ें ओवरलैप कर गई हैं, कुछ कंट्राडिक्शन मौजूद हैं। तो हम उन चीज़ों को दुरुस्त कर लेते हैं। और कहा गया कि आप पार्लियामेंट को भी डायरेक्शन करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को डायरेक्शन कर दें, तो अदालत ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि खुद से कर लें और फिर अगले हफ्ते तक अटॉर्नी जनरल के कहने के ऊपर मुकदमे की जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया। तो अब नाज़रीन जो ख़बर हमें पता चली उसमें यह है कि जो कानून बना था चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, उसमें हुकूमत एक चेंज तो ये करने जा रही है कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, और जो दूसरा कानून बना था जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि आप इलेक्शन के केस में अब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, अब आप लार्जर बेंच बनाएंगे, नया कानून बन चुका है, सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। उन दोनों कवानीन में नाज़रीन एक बात जो है वो कॉमन है, एक बात मुश्तरक है, वो ये है कि दोनों कवानीन में लिखा गया है कि रिव्यू में, नज़रसानी में जो वकील है वो चेंज हो सकता है। जो मुतासरा शख्स होगा वो अपनी मर्ज़ी का वकील रिव्यू में कर सकता है। तो एक तो ये जो एक चीज़ दोनों कवानीन में शामिल की गई है, एक कानून में रखी जाएगी, दूसरे कानून से निकाल दी जाएगी। और दूसरा यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बता दें कि हुकूमती ज़राए ये वाज़े कर रहे हैं कि हमारे जो पहला कानून है जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से बनाया गया है, ये कानून हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है बजाय इसके कि जो दूसरा कानून हमने बनाया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से, वो भी अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है। लेकिन जो पहला कानून है जिसमें चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें 2 सीनियर जज भी शामिल होंगे चीफ जस्टिस के साथ, जो कि काजी फैसल साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, तो वो कानून हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं।
वो कानून हम उसको खोना नहीं चाहते कि उसे अदालत जो है वो कलअदम करार दे। तो हुकूमती ज़रिए का ये कहना है कि उस कानून के अंदर जो बेंचेस बनाने का अख्तियार है, जो कि पावर शेयरिंग कर दी गई है चीफ जस्टिस के अख्तियार के साथ, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस उसमें बैठेंगे, उस हवाले से एक मॉडिफिकेशन जो है वो की जानी है। और उन्होंने कहा कि मॉडिफिकेशन ये हो सकती है कि ये जो कमेटी बनेगी, ये अब कमेटी का अख्तियार जो है महदूद कर दिया जाएगा आर्टिकल 184(3) के हद तक। यानी वो जो कमेटी थी कि जो बेंचेस बनाएंगे वो बड़ी वास्ट थी। वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस बनने थे, चाहे वो सो मोटो के केसेस हैं, चाहे वो आइनी दरख्वास्तों पे आर्टिकल 184(3) के केसेस हैं, चाहे वो सिविल अपीलें हैं, चाहे वो फौजदारी केसेस हैं, वो तमाम बेंचेस बनाने का अख्तियार जो है उस कमेटी को दे दिया गया था। यानी बड़ा वसी उसका अख्तियार था। और अब ये हुकूमत कह रही है कि हम इसको महदूद करके आर्टिकल 184 और 100 मोटे के अख्तियार तक जो है वो महदूद कर देते हैं। तो इससे ज़ाहिर सी बात है कि जब वो पहले वाली कमेटी रहती तो चीफ जस्टिस के अख्तियार शेयर होते और उसमें बाकी 2 जजेस भी शामिल होते। इंतज़ामी अमूर के हवाले से कहा जा रहा था, चीफ जस्टिस भी कह रहे थे कि हमारे इंतज़ामी अमूर में मदाखलत की गई है। तो जब ये कानून बना, बल्कि आपको एक और चीज़ बता दें कि जब ये कानून बना सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से, तो चीफ जस्टिस ने कुछ अल्फाज कहे थे कमरा अदालत नंबर 1 में कि देखें ये कानून बड़ा वाज़े करके बनाया गया है, इसमें जो इसको लिखा गया है बड़ी एहतियात के साथ इसे आर्टिकल 184(3) के साथ महदूद कर दिया गया है। तो अब हुकूमत इसमें भी ये करने जा रही है कि जो पहले वाला कानून है जिसको बचाना है, जिसमें राइट ऑफ अपील ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है फ्रेज़ किया गया है, उसको बचाना है और उस अपील के अंदर फिर बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये जो दूसरा कानून बना ना, उसमें एक हमारे समझने में थोड़ी सी गलती हुई, वो भी हमें एतराफ़ करना चाहिए कि वो उसमें नवाज शरीफ की नाहली नहीं ख़त्म हो सकती। जो ताहियात नाहली का केस है वो उसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं था, वो नीचे ट्रिब्यूनल से चलती आई मुख्तलिफ अपीलें थीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 62(1) की तशरीह की थी। हाँ, अलबत्ता जो पार्टी सदारत से नवाज शरीफ को हटाया गया था वो केस दूसरे कानून की डोमेन में आएगा। उस केस में नवाज शरीफ जो है वो अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त, जो कि राइट उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया था, उसमें नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 184(3) तक महदूद किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को, तो उससे भी चीफ जस्टिस, ज़ाहिर सी बात है कि एक मुश्किल थी। अदालत ने जो 8 रुकनी बेंच बैठा था उसने अपनी ऑब्जर्वेशन का इजहार किया था, तासुर दिया था कि ये तो हमारे चीफ जस्टिस के अख्तियारात में मुदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस तो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। तो ये जब आर्टिकल 184(3) तक महदूद हो जाएगा तो चीफ जस्टिस के मोस्टली जो अख्तियार हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से वो उनके पास रहेंगे। सिर्फ आर्टिकल 184(3) वाला अख्तियार जो है वो फिर कमेटी के पास चला जाएगा। तो हुकूमत जो है ये करने जा रही है। अब आप में देखें कि जब ये कानून बना था तब से लेके आज तक जो है जस्टिस जो काजी फैसल साहब हैं वो बेंचेस में नहीं बैठ रहे थे। हुक्म इम्तना भी सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि क्यों नहीं बैठ रहे थे, क्या वजह हो सकती है। कल जस्टिस काजी फैसल साहब ने बड़े 2 टोक अल्फाज में एक बात कही है जो कल उन्होंने वजाहत जारी की। एक जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई उसके चंद चीज़ें मैं पढ़ देता हूँ। 2 जुमले मैंने पढ़ने हैं कि उसमें जस्टिस साहब ने, काजी फैसल साहब ने किस बात को बड़ी 2 टोक अल्फाज में बयान कर दिया है। ये सुन लें नाज़रीन। एक तो वो जो हमने बात की थी ना कि ये बात खिलाफ हकीकत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कसदन अलग से ग्रुप बना रखा है, इसकी हमने आपको बता दिया था डिकोड करके कि हम भी यही बात करते रहे कि कोई काजी फैसल साहब ने ग्रुप नहीं बना रखा। वो ग्रुप हादसाती तौर पे बना है, प्रिंसिपल्स पे बना है, असूलों पे बना है और उसमें कोई एक दूसरे के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं की गई। और दूसरी जो बात इसमें आगे चल के की जिसकी आज मुझे इसमें कहने की ज़रूरत पेश आ रही है वो ये कि जस्टिस काजी फैसल साहब ने कि मैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब का, अब मैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हलफ का पाबंद हूँ। अब हलफ में क्या लिखा गया है? आइन को फॉलो करना, कानून को फॉलो करना। तो कानून के मुताबिक तो जब ये कानून बन गया था और 13 को उस पर अमल दरामद रोक दिया गया था और 20 को ये मुजवज़ा जो कानून था जिसे बनने से पहले अमल दरामद रोक दिया गया था, ये 20 अप्रैल को कानून बन गया। तो फिर काजी साहब फैसल साहब तो अपने हलफ और कानून की ताबेदारी कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। तो काजी साहब ने भी 2 टोक अल्फाज में कहा कि अपने हलफ जिसमें आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है इसके ख़िलाफ़ किसी चीज़ की तायद नहीं कर सकता। ये उन्होंने वाज़े तौर पे 2 टोक अल्फाज में जो है कह दिया था। तो इससे अगर ये हो जाता है कि इससे महदूद कर दिया गया दूसरे कानून को, चीफ जस्टिस को, तो उससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हल हो पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी जो नाज़रीन बात है वो ये है कि हुकूमत ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है। लेकिन नाज़रीन इस पर आने से पहले हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्हें हुकूमत ने खुशखबरियाँ भी सुनाई हैं
उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त भी है कि आप की सियासी वाबस्तगी जिस सियासी जमात के साथ हो, लेकिन सियासत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे सियासत नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत ने ये ऑफ़र किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आप पाकिस्तान में पैसे भेजें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की मैशत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो बाहर से ज़र मुबादला आता है और वो भेजते अपने रिलेटिव्स को हैं, लेकिन उससे का पाकिस्तान की मैशत को फ़ायदा पहुँचता है। तो उसमें अब ये किया गया है कि डॉलर्स के, क्योंकि पाकिस्तान को कमी का सामना है, तमाम शराइत मानने के बावजूद भी IMF जो है पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं आज के दिन तक। कल क्या होता है वो तो कल का पता चलेगा। तो हुकूमत ने एक तो ये किया है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स लेके आते हैं तो उन्हें जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदेंगे उसमें रिलीफ दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा हुकूमत ने डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए एक ये इक़दाम भी उठाया है कि ईरान और रूस से जो तिजारत होगी वो बार्टर सिस्टम के तहत होगी, यानी इसमें डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं होगा कि पाकिस्तान डॉलर्स दे के रशिया से आयल ख़रीदेगा, ईरान से आयल ख़रीदेगा, कुछ और ख़रीदेगा। ये सारी एक दूसरे के मुल्क के अंदर जो अशिया हैं उसके बार्टर सिस्टम के तहत के पाकिस्तान अपनी चीज़ें देगा, वो उन चीज़ों के मद में हम रशिया से पेट्रोल ख़रीद लेंगे। और दूसरा हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि डॉलर की बचत करने के लिए कि जो आयल कंपनियां हैं, इंटरनेशनल आयल कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो ख़ाम तेल जो है हमारे पोर्ट पे ख़रीदेंगी, वहाँ पे रखेंगी, तो इससे भी डॉलर की बचत होगी। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी चाहिए कि इस मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान को डॉलर की कमी का सामना है तो सियासी वाबस्तगी रखें, सियासत करें, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो सबसे ऊपर रखें। पाकिस्तान के लिए आप जो है वो ये नहीं कि आप डॉलर भेजना रोक लें, ये आप पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।